आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड और मैं हूं आप सभी के साथ आरती। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबर के साथ। हल्द्वानी और लाल कुआं शहर के आसपास चल रहे वाटर पार्क में कई तरह की अनियमितताओं के सामने आने के बाद अब जिला प्रशासन जांच करने की बात कर रहा है। दरअसल हल्द्वानी और लाल कुआं में कई वाटर पार्क है जिनमें सिंचाई की नहर से और ट्यूबवेल से पानी लगाए जाने की शिकायत सामने आई है। जहां एक और भीषण गर्मी में जिलाधिकारी ने पानी की व्यावसायिक गतिविधियों में रोक लगाई गई है। ऐसे में वाटर पार्क की शिकायत के बाद उप जिलाधिकारी परितोष वर्मा ने जल्द जल संस्थान और सिंचाई विभाग से जांच कर अनियमितताएं होने पर कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं संचालकों का कहना है कि उनकी तरफ से सारे मानक पूर्ण किए गए हैं, किसी भी तरह से किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं बरती जा रही है। कि आपकी जानकारी के अनुसार ये बता दूं कि सुरक्षा की दृष्टि से पानी के मानकों को पूरा किया गया है और विशेष तौर पे पानी के लेवल को स्वच्छ रखा गया है और यहाँ पे जो भी गेस्ट हमारे आ रहे हैं उनके भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और पानी की जो सिंचाई विभाग की वो है उसका यूज़ हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हमारा जो पानी है ये ट्यूबवेल का है और ये बहुत कम मात्रा में हम यूज़ कर रहे हैं, जिससे किसी भी तरीके की ग्रामीणों को परेशानी ना हो। सर, पानी की बीमारी को लेकर के हमने इसमें सुरक्षा के पूर्ण इंतजाम किए हैं। जैसे कि इसमें जो क्लोरीन की मात्रा होती है वो हमारी बिल्कुल ना के बराबर है। किसी भी तरीके का आई इन्फेक्शन या बॉडी इन्फेक्शन नहीं है और समय समय पर हम इसकी पूरी जांच कर रहे हैं। देखिए, क्योंकि वाटर पार्क अभी हल्द्वानी शहर में कुछ नए खुले हुए हैं और जल संस्थान को पूर्व में भी निर्देशित किया गया है कि जहाँ पर भी व्यावसायिक उपयोग पानी का हो रहा है तो उसको मॉनिटर करें और जल संस्थान को पुनः इस संबंध में निर्देशित किया जाएगा कि वाटर पार्क इत्यादि की भी जांच कर ली जाए। देखिए, इसमें जल संस्थान के माध्यम से और अगर इरिगेशन का पानी लिया जाएगा तो इरिगेशन के माध्यम से जांच करा ली जाएगी। यदि अनियमितता पाई जाती है तो फिर कार्रवाई की जाएगी। बच्चों को मामला संज्ञान में आया है और इस तरह की कोई शिकायत है तो आगामी 4 जून को होने वाली मतगणना को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत तोमर ने प्रेस वार्ता की, जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत तोमर ने बताया कि जिले की 6 विधानसभाओं की मतगणना के लिए 12-12 टेबल लगाई जाएगी। पोस्टल बैलेट के लिए अलग से टेबल लगाई जाएगी। मतगणना क्षेत्र में 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। बाकी मतगणना क्षेत्र में मोबाइल सहित इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस पर प्रतिबंध रहेगा। देखिए, हमारे यहाँ 6 विधानसभा क्षेत्र हैं और 6 विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए हमने 12 काउंटिंग टेबल का अरेंजमेंट किया है। एक विधानसभा क्षेत्र के लिए 2 कक्षों का अरेंजमेंट किया है और हर कक्ष में एक ARO तैनात रहेंगे। हर टेबल पे जो हमारे कैंडिडेट हैं वो अपना एक काउंटिंग एजेंट रख सकते हैं। उनको इस बात से अवगत करा दिया गया है। उस प्रकार से जो हमारा पोस्टल बैलेट की व्यवस्था है उसके लिए भी हमने सफिशिएंट टेबल्स की व्यवस्था की है। उनके लिए भी उनको अवगत करा दिया गया कि वो अपने काउंटिंग एजेंट रख सकते हैं। जो RO टेबल होती है वहाँ वो इलेक्शन एजेंट या खुद रह सकते हैं। और जो हमारी सिक्योरिटी की व्यवस्था है वो 3 लेयर सिक्योरिटी रहेगी, जैसा कि कमीशन के निर्देश रहते हैं। और सभी को इस बात से भी अवगत कराया गया और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो चीज़ें अनुमन्य नहीं है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन है, स्मार्ट वॉचेस हैं, टैबलेट्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, ये अलाउ नहीं रहेंगे। और जो हमारी फर्स्ट राउंड की फ्रिस्किंग होगी और सेकंड राउंड की फ्रिस्किंग होगी, सभी जगह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस प्रकार की वस्तुएं किसी के द्वारा अंदर न ले जाई जा सके। पिछले वित्तीय वर्ष में देहरादून जिला आबकारी विभाग को दिए गए लक्ष्य को पार कर भारी संख्या में शराब की दुकानों से राजस्व प्राप्त हुआ है। इस बात को लेकर देहरादून के सहायक आबकारी आयुक्त राजीव सिंह चौहान ने कहा कि हमें वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 551.48 करोड़ रुपए राजस्व का लक्ष्य दिया गया था, जिसे सफलतापूर्वक पार करते हुए हमने लगभग 1200 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में 625 करोड़ रुपए का लक्ष्य दिया गया है, जिसे देखते हुए अभी तक हमने लगभग 150 करोड़ रुपए का राजस्व राजकोष में जमा किया है। आबकारी विभाग द्वारा जनपद देहरादून को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 591.48 CR का टारगेट दिया गया था, जिसके सापेक्ष हम लोगों ने सफलतापूर्वक 1290.55 यानी कि 1290 करोड़ से अधिक का राजस्व सफलतापूर्वक अर्जित कर लिया है। वित्तीय वर्ष
24-25 की जहां तक बात है तो शासन से हमको 625 करोड़ रुपए का टारगेट दिया गया है, जिसके सापेक्ष अभी माह मई तक, आज दिनांक तक लगभग 150 करोड़ रुपया हमने राजकोष में जमा कराया। तीन तरफ से पर्वत श्रृंखलाओं से घिरे और चौथी तरफ संकरी गहरी घाटी वाले केदारनाथ क्षेत्र में हवा की दिशा और दबाव की सही जानकारी नहीं मिल पाती है। बावजूद इसके यहां हेलीकॉप्टर अंधाधुंध उड़ान भर रहे हैं। बात करें बीते 14 वर्ष की तो केदारनाथ क्षेत्र में 10 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। इस दौरान जहां सेना के MI-17 हेलीकॉप्टर सहित 5 हेलीकॉप्टर क्रैश हुए हैं, वहीं अन्य में तकनीकी खामियां आई हैं। लेकिन धाम में 2 दशक बाद भी हवाई सेवा की सुरक्षा के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम स्थापित नहीं किया गया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। केदारनाथ वैली में जो बहुत इंटेंस हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस चलता है, लगातार काफ़ी मात्रा में जो है सॉर्टीज़ चलता रहता है, तो वहाँ पे जो मेजर चैलेंज ये रहता है कि जो अचानक जो है मौसम बदलता है। वहाँ पे बादल जो है वैली में कभी कभी जो है वो अचानक आने पर जो है कभी कभी विजिबिलिटी का जो है समस्याएं रहती है। उसको इम्प्रूव करने के लिए 2022 का एक घटना होने के बाद हम लोगों ने जो है वो एंटायर वैली में जो है कैमरास को स्थापित किया है। उससे जो है रियल टाइम फीड जो है वो पायलट्स का मोबाइल पे भी और संबंधित कंपनी का जो है पास जो भी कंप्यूटर्स है वहाँ पे जो है वो स्क्रीन में जो है दिख जाता है। उससे जो है वो रियल टाइम अपडेट देख करके वो विजिबिलिटी के आधार पर जो है वो फ्लाइंग कर सकते हैं। तो इसके माध्यम से जो है काफ़ी हद तक जो है वो सेफ़ फ्लाइंग के लिए जो है एक मददगार जो है साबित हो रहा है। इसके अतिरिक्त IMD के ओर से जो है जो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस है, तो उस पर जो है मौसम का वेरियस जो पैरामीटर्स है वो जो है लगातार रीड होता है। आगे जो है और भी जो है कई सारा इक्विपमेंट्स वहाँ पे स्थापित करने के लिए प्रयासरत हैं। तो इससे जो है बेहतर एक फोरकास्ट वहाँ पे मिलेगा, जिससे जो है सेफ़ ऑपरेशंस हो सकता है। इसके अतिरिक्त जो है हम लोगों ने ये अनुरोध किया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से कि इतना इंटेंस हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस होने के कारण वहाँ पे एक ATC भी जो है स्थापित किया जाए। इसके लिए अनुरोध हमने पिछले साल भी किया है, तो उसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है अभी वर्कआउट कर रहे हैं। तो अगर वो भी हो जाता है तो यहाँ पे और भी मतलब सेफ यात्रा के ओर से हम आगे। शहर में चल रहे अतिक्रमण अभियान के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। नगर निकाय चुनाव की आहट से पूर्व कांग्रेस अतिक्रमण अभियान को राजनीतिक मुद्दा बना चुकी है। कांग्रेस ने आज नगर निगम से लेकर सचिवालय तक घेराव किया। कांग्रेस ने पूर्व विधायक राजकुमार के नेतृत्व में नगर निगम में एकत्रित होकर नारेबाजी करते हुए नगर निगम का घेराव किया। पूर्व विधायक राजकुमार ने पहले नगर निगम फिर DM कार्यालय और मुख्य सचिव से मुलाकात कर ज्ञापन देने की योजना बनाई। देखिए, अतिक्रमण के नाम पर मलिन बस्तियों को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और तोड़ा भी जा रहा है, जबकि ये लोग 30-30, 40-40 वर्षों से वहाँ पर छोटे बड़े मकान बना कर रह रहे हैं। वहाँ पर पानी लगा है, बिजली लगा है, सड़क बनी है, नाली बनी है, ट्यूबवेल बने हैं, स्कूल बने हैं, आंगनबाड़ी बनी है, पुश्ते बने हैं और यहाँ तक कि नगर निगम द्वारा हाउस टैक्स भी लगा हुआ है। उसके बावजूद भी इनको अतिक्रमण के नाम से उजाड़ा जा रहा है, वो सरासर गलत है। उन्हीं मुद्दों को लेकर हम लोग नगर निगम को घेरने आए हैं। हम लोग DM के पास जाएंगे और आज हम लोग चीफ सेक्रेटरी के पास जा रहे हैं। हमारा कहना यह है, जहाँ पर सरकारी धन का उपयोग हो गया है, सरकारी पैसा लग गया है, चाहे नगर निगम ने लगाया या सिंचाई विभाग ने लगाया या जल निगम ने लगाया या विद्युत विभाग ने लगाया या PW ने लगाया या MDD ने लगाया या अन्य विभागों ने लगाया, उसको डेवलप किया, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो अब अतिक्रमण कैसे हो गया? अगर अतिक्रमण था तो आपने वहाँ करोड़ों रुपए क्यों लगाए? वहाँ पार्षद ने काम किया, वहाँ विधायक ने काम किया, वहाँ सांसद ने काम किया, वहाँ सारे विभागों ने काम किया, तो तब इनको अतिक्रमण नहीं दिख रहा था। कभी इन्हें अवैध बस्ती नहीं दिख रही थी। आज इन्हें अवैध बस्ती दिख रही है कि इन गरीब लोगों को तोड़ो। और आपने देखा होगा नगर निगम के जितने भी नाले बड़े बड़े लोगों ने घेर रखे हैं,
उनको कोई कुछ नहीं कह रहा, सिर्फ एक गरीब आदमी पे डंडा चल रहा है। ये सरासर गलत है, ये हम होने नहीं देंगे और हम इनका घेराव करेंगे, लगातार इनका घेराव करते रहेंगे। मुख्य मांग यही है कि जो गरीबों को उजाड़ने की बात की कि 16 के बाद के बसे लोग हैं, 16 से पहले वाले हैं, ये मानक कहाँ से तय कर दिया और क्यों उजाड़ रहे? अगर आप इसको छत गरीब को नहीं दे सकते, उजाड़ने का क्या अधिकार है? उजाड़ो तो बड़े बड़े लोगों को उजाड़ो, जिनमें बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े होटल बना रखे, उन लोगों को उजाड़ो जिनको सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है कि गोल्डन फॉरेस्ट की जमीन सरकार अपने अधिकार में ले, लेकिन लेगी नहीं कि बड़े नेता, बड़े ब्यूरोक्रेट मॉल हैं, होटल है, बड़े बड़े मॉल बड़े बड़े बने हैं उनके, वो सरकारी संपत्तियों को कब्जा कर बैठे। ये बेचारे गरीब अगर सब्जी पानी बैठे तो कहीं अतिक्रमण नहीं कर रहे, लेकिन वहाँ करो ना, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का तो ये सरकार पालन नहीं कर रही। करे हिम्मत है, साहस है, ले ले गोल्डन फॉरेस्ट की जमीन पे, तोड़ो मॉल को, बड़ा पूरे शहर को, पूरा हर रोड को, पूरा शहर उससे बसा है, उनको कार्रवाई तो कर नहीं रहे कोर्ट के आदेश की। ये गरीबों को उजाड़ने का आप लोग काम कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए सरकार को, निकम्मी सरकार है। गरीबों को उजाड़ने पड़ जाना चाहिए, नियमित करने की बात करते हैं और उजाड़ने की बात करते हैं, उसकी दोहरी नीति की भर्ती और भर्ती इतने के पूंजीपति को, बड़े बड़े व्यापारियों को, बड़े बड़े व्यवसायियों को आप बचा रहे हैं। ये नीति केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के रक्त केंद्र प्रभाग ने ब्लड बैंकों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है, जिसे देखते हुए अब अस्पतालों के बाहर खुले हुए ब्लड बैंकों के लाइसेंस की रिन्यू नहीं किया जाएगा, बल्कि अस्पताल के अंदर खुले ब्लड बैंकों के लिए लाइसेंस अनिवार्य होगा और उन्हीं का लाइसेंस रिन्यू किया जा सकेगा। इस बात को लेकर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के अपर आयुक्त ताजवर सिंह जग्गी ने कहा कि पहले ब्लड बैंक के लाइसेंस प्राइवेट संस्थानों को भी दिए जाते थे। साथ ही उन्होंने कहा कि CDSCO के नए आदेश के मुताबिक अब ब्लड बैंक खोलने के लाइसेंस अस्पताल के अंदर खोलने पर ही दिए जाएंगे और इसके अलावा रेड क्रॉस और अन्य चैरिटेबल संस्थानों को ही लाइसेंस दिए जाएंगे। लाइसेंस ब्लड बैंक के लाइसेंस पहले प्राइवेट में भी दिए जाते थे। अभी क्या है, गवर्नमेंट से बहुत सख्ती कर लिया है हर चीज़ के ऊपर। तो जो ड्रग कंट्रोलर जनरल इंडिया है, उन्हें आदेश जारी किया है कि जितने भी लाइसेंस ब्लड बैंक में दिए जाएंगे वो हॉस्पिटल के अंदर दिए जाएंगे और जो चैरिटेबल जैसे रेड क्रॉस। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बेबी केयर न्यू बॉर्न अस्पताल में आग लगने की घटना के बाद उत्तराखंड स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर आ गया है, जिसे देखते हुए देहरादून के CMO डॉक्टर संजय जैन ने देहरादून के दून अस्पताल और जिला अस्पताल यानी कोरोनेशन अस्पताल का निरीक्षण कर फायर सेफ्टी के प्रबंधों का जायजा लिया। वहीं इस बात पर डॉक्टर संजय जैन ने बताया कि जिले के सभी अस्पतालों को फायर सेफ्टी के मानकों के अनुसार प्रबंध रखने के निर्देश दिए जा चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोनेशन और दून अस्पताल में सभी प्रबंधों की जानकारी ली गई है और जो भी कमियां दिखी हैं उन्हें तत्काल रूप से ठीक करने के निर्देश भी दिए गए हैं। जैसा कि आपने बताया कि कल ही राज्य सरकार के द्वारा इसमें SOP जारी की गई है, तो मेरे द्वारा भी सभी चिकित्सालयों में उससे संबंधित जो भी मानक अनुसार उपाय किए जाने हैं उसके लिए निर्देश जारी किए गए हैं। तो आज मेरे द्वारा सोम जिला चिकित्सालय कोरोनेशन तथा दून चिकित्सालय का निरीक्षण किया गया और वहाँ मेरे द्वारा इससे संबंधित सभी जानकारियाँ भी ली गई। तो जो कमियाँ थी उनको जल्द ठीक कराने के निर्देश भी दिए गए। कांग्रेस का प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने तेल एवं प्राकृतिक गैस लिमिटेड मुख्यालय को शिफ्ट करने को लेकर विरोध किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं पेट्रोलियम सचिव को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ONGC मुख्यालय को देहरादून से अन्यत्र स्थानांतरित करने का प्रयास कर रही है, जिससे ONGC कर्मचारी यूनियन में भी रोष है। देखिए, कांग्रेस की सरकारों में देहरादून में कई केंद्रीय संस्थान स्थापित किए गए और निश्चित तौर पर उन्होंने उल्लेखनीय प्रगति भी करी और देश के विकास में योगदान भी दिया। उन्हीं में से ONGC का स्थान भी मुख्य रूप से आता है। और अब
आप देखिए कि भाजपा की सरकार में लगातार ओएनजीसी को शिफ्ट करने के जो है षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। ओएनजीसी के कई डिपार्टमेंट तो यहाँ से जो है प्रस्थान भी कर गए हैं। वहाँ की कर्मचारी यूनियनें भी लगातार जो है इसका मुखर विरोध कर रही हैं। आखिर देहरादून से भाजपा की सरकार को नफरत क्यों है? क्यों देहरादून से वो जो है ओएनजीसी मुख्यालय को स्थानांतरित करने का जो है षड्यंत्र रच रही है और लगातार इसका विरोध भी हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ने जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी, पेट्रोलियम सचिव से, भारत सरकार से जो है इसमें पुनर्विचार और हस्तक्षेप की जो है मांग की है, क्योंकि ओएनजीसी तो देहरादून की स्थान है और देहरादून में इसका मुख्यालय रहते ही जो है ये विश्व की जो है प्रमुख कंपनियों में शामिल हुई है और इसने जो है बहुत उल्लेखनीय काम देश की प्रगति में किया है। अब देहरादून से जो है ओएनजीसी का मुख्यालय शिफ्ट करने का जो षड्यंत्र है वो समय से परे की बात है। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? इसके कोई जो है कारण नहीं है और देहरादून में रहते भी जो है ये अपने कार्य को जारी रख सकता है। तो सरकार को जो है इस पर ध्यान देना चाहिए और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी ओएनजीसी मुख्यालय का जो है विरोध कर जो है। ब्रेक के बाद अपने उत्तराखंड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। उत्तराखंड में पड़ रही रिकॉर्ड तोड़ गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। प्रदेश के मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ तक तप रहे पहाड़ों पर छुट्टियां मनाने पहुंच रहे लोगों को भी भीषण गर्मी के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देहरादून की रिकॉर्ड तोड़ गर्मी लोगों को झुलसा रही है। देहरादून की गर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। गर्म हवाएं बेहाल कर रही हैं। बुधवार को देहरादून का तापमान ऑल टाइम रिकॉर्ड से 1 पॉइंट कम 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे पहले वर्ष 2012 में 30 मई को 43.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। तेज धूप के कारण सुबह से ही भीषण गर्मी पड़ रही थी। तापमान के रिकॉर्ड स्तर पर रहने से बुधवार इस साल का सबसे गर्म दिन रहा। वहीं स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सीएमओ और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ अस्पतालों में भी कलर और एक्स्ट्रा बेड को तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, हीट वेव के संबंध में हमने सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, सीएमओस को हमने अवगत करा दिया है और जहां तक हॉस्पिटल्स का सवाल है, हमने प्रॉपरली डेजिग्नेट करने के लिए कहा है कुछ शेड एरियाज जहां पे अगर कोई ऐसा पेशेंट इमीडिएटली पाया जाता है तो इमीडिएटली हम उसको वहां पे ले जाएं और हर जगह पे कूलर्स और पानी की व्यवस्था निश्चित करने के लिए हमने कहा है और कुछ बेड्स भी हमने डेजिग्नेट करने के लिए कहा है हॉस्पिटल्स को ताकि इमीडिएटली उनका ट्रीटमेंट उपचार हम लोग त्वरित दे सकें। उत्तराखंड में पड़ रही रिकॉर्ड तोड़ गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। प्रदेश के मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ तक तप रहे पहाड़ों पर छुट्टियां मनाने पहुंच रहे लोगों को भी भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। देहरादून की रिकॉर्ड तोड़ गर्मी लोगों को झुलसा रही है। देहरादून की तो बता दें कि उत्तराखंड में पड़ रही रिकॉर्ड तोड़ गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। प्रदेश के मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ तक तप रहे पहाड़ों पर छुट्टियां मनाने पहुंच रहे लोगों को भीषण गर्मी के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देहरादून की रिकॉर्ड तोड़ गर्मी लोगों को झुलसा रही है। देहरादून की गर्मी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। गर्म हवाएं बेहाल कर रही हैं। बुधवार को देहरादून का तापमान ऑल टाइम रिकॉर्ड से 1 पॉइंट कम 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे पहले वर्ष 2012 में 30 मई को 43.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। तेज धूप के कारण सुबह से ही भीषण गर्मी पड़ रही थी। तापमान के रिकॉर्ड स्तर पर रहने से बुधवार इस साल का सबसे गर्म दिन माना जा रहा है। उत्तराखंड हाई कोर्ट शिफ्टिंग को लेकर भले ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुना दिया है, लेकिन इसके बावजूद कुमाऊं मंडल के तमाम अधिवक्ताओं का आगामी चर्चाओं पर मंथन जारी है। आज उत्तराखंड हाई कोर्ट ने नैनीताल बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने काशीपुर पहुंचते हुए
काशीपुर बार भवन में अधिवक्ताओं से चर्चा की, जहां हाई कोर्ट नैनीताल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रावत और सेक्रेटरी सौरभ अधिकारी ने अधिवक्ताओं को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से अवगत करवाते हुए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बैठकर मंथन किया। इस दौरान जब हमारे संवाददाता ने हाई कोर्ट नैनीताल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष से काशीपुर बार एसोसिएशन में हुई बैठक पर लिए गए निर्णयों पर जानना चाहा तो उन्होंने आज की बैठक को औपचारिकता मीटिंग बताते हुए उत्तराखंड हाई कोर्ट शिफ्टिंग के विवाद पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। दूसरी बैठक के उपरांत काशीपुर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष उमेश जोशी से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि तमाम अधिवक्ताओं की एक ही मांग है कि हाई कोर्ट जनहित के लिए नैनीताल में ही स्थापित रखा जाए। इन तमाम बिंदुओं पर ही आज हम सबका बैठक में मंथन जारी हुआ है। सिविल बार एसोसिएशन हमारी औपचारिक मुलाकात थी माननीय अध्यक्ष जी से, सेक्रेटरी साहब से, पूरी कार्यकारिणी के साथ साथ और भी वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ एक औपचारिक मुलाकात थी, क्योंकि अभी जो एक मुद्दा चल रहा है हाईकोर्ट का शिफ्टिंग का, तो उसमें बारे में विचार विमर्श की एक औपचारिक मुलाकात थी, क्योंकि यहाँ पे काशीपुर बार एसोसिएशन में बड़ा सहयोग करा, तो इसलिए आज हमने एक औपचारिक मुलाकात यहाँ पर करी, जिसमें आगे के बारे में विचार विमर्श करा गया। इसमें हमारे और सम्मानित अधिवक्ता पूरे का सहयोग रहा और इसी तरीके से सहयोग की अपेक्षा करते हुए हमारी औपचारिक मुलाकात हुई, जिसमें आगे की रणनीति तय करेगी। एक चीज करनी चाहिए, आपने जो जीत डाली थी हाईकोर्ट की छुट्टी को लेकर के इसके खिलाफ, तो क्या करता है आपको? देखिए, अभी ये मामला तो अभी माननीय उच्चतम न्यायालय में सब जुडिस है, इसके बारे में कुछ पब्लिकली कहना अभी सही नहीं रहेगा, क्योंकि जब तक कोई इसमें निर्णय नहीं आता तो उस बारे में हम अपने कोई विचार व्यक्त नहीं कर सकते। तो एक बिंदु थे अधिवक्ताओं की बैठक में कि हाईकोर्ट नैनीताल में ही रहना चाहिए। हमारी सबकी मांग है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन आयोग जो बना था जिस समय, उसमें निर्णय हुआ था भारत सरकार द्वारा कि एक जगह राजधानी रहेगी और एक जगह हाईकोर्ट रहेगा। तो हाईकोर्ट यहाँ पर है नैनीताल में, यहाँ पर विकसित किया जाना चाहिए और हाईकोर्ट नैनीताल में ही रहना चाहिए। इसी को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि हाईकोर्ट नैनीताल में ही रहेगा और उसी संबंध में आज हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और महासचिव यहाँ आए हुए हैं। उन्होंने कृत कार्रवाई के बारे में हमारे अधिवक्ताओं को बताया काशीपुर में भरी सभा में, और सबने उसमें यही कहा कि हमारी मांग जो है भारत सरकार से और माननीय उच्चतम न्यायालय से कि हाईकोर्ट नैनीताल में ही रहे। यहाँ रहने में ही वादकारियों का और अधिवक्ताओं का हित है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ गुरुवार को नैनीताल में एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने परिवार के साथ कैंची धाम बाबा नीम करोली महाराज के दर्शन कर पूजा अर्चना की। मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को बाबा की प्रतिमा देकर स्वागत किया। उन्होंने मंदिर परिसर में रामशिला में पूजा अर्चना और ध्यान कर देश की सुख समृद्धि की कामना की। कहा कि देवभूमि और कैंची धाम पहुंचकर अभिभूत हूँ। देवभूमि में इनका स्थान और रखरखाव सराहनीय है। यहाँ आकर व्यक्ति के दिल, दिमाग, आत्मा का समीकरण होता है, जिससे एक नई ऊर्जा मिलती है। बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ गुरुवार को नैनीताल में एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने परिवार के साथ कैंची धाम बाबा नीम करोली महाराज के दर्शन कर पूजा पाठ की। मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को बाबा की प्रतिमा देकर उनका स्वागत किया। उन्होंने मंदिर परिसर में रामशिला में पूजा अर्चना और ध्यान कर देश की सुख समृद्धि की कामना की। कहा कि देवभूमि और कैंची धाम पहुंचकर अभिभूत हूँ। देवभूमि में इनका स्थान और रखरखाव सराहनीय है। यहाँ आकर व्यक्ति के दिल, दिमाग, आत्मा का समीकरण होता है, जिससे एक नई ऊर्जा मिलती है। धनखड़ गुरुवार को नैनीताल में एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे। फिलहाल के लिए अपने उत्तराखंड में मेरे साथ बस इतना ही। आप बने रहे ANB न्यूज के साथ। नमस्कार।